हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक, दिस इज योर अर्थार्थ भैया बैक अगेन विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं सभी बच्चों के ड्रीम टॉपिक के ऊपर, जो कि है टाइम टेबल। बच्चों को ऐसा लगता है, हम सबको ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास में एक अच्छा टाइम टेबल है तो मैं मेरे टॉपर से यूं आगे निकल सकता हूं। बस एक टाइम टेबल की जरूरत है और उसी के कारण मैं पीछे रह रहा हूं। इस कारण से हम क्या करते हैं कि हमारा पढ़ने का टाइम छोड़कर हम लोग टाइम टेबल बनाने में लग जाते हैं। 2 घंटा टाइम टेबल बनाने में लगाते हैं कि आज तो दुनिया का सबसे बेस्ट टाइम टेबल बना के रहूंगा। 2 घंटे निकल जाते हैं, उसके बाद अगले 2 घंटों में ही वो टाइम टेबल फॉलो होना बंद हो जाता है। इसका ये मतलब है कि टाइम टेबल इज अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। तो भैया हम क्या करें, आप बताओ। टाइम मैनेज नहीं करें, टाइम टेबल नहीं बनाए, बनाओ। लेकिन आज जो मैं तुमको चीजें बताने वाला हूं उन चीजों को ध्यान में रख के बनाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें टाइम और टाइम मैनेजमेंट को लेकर एक ऐसा पर्सपेक्टिव देने वाला हूं जो कि बाय गॉड तुमने पहले कभी नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा। ठीक है, आज टाइम और टाइम मैनेजमेंट को लेकर तुम इतने अलग डायरेक्शन में चीजों को देखोगे ना, सोचोगे ना, कि तुम्हें लगेगा कि भाई साहब अभी तक मैं बहुत ही अलग डायरेक्शन से टाइम मैनेजमेंट देख रहा था, लेकिन आज बहुत ही अलग डायरेक्शन से देखूंगा। ठीक है, और ये वीडियो मैंने ऐसी बस कैमरा चालू करके बोलने के लिए नहीं बनाया है। इस वीडियो के अंदर 4 से 5 किताबों का हाई क्वालिटी ज्ञान है। तो तुम ये समझ लो कि इस एक वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट 4 से 5 बुक्स का जो क्रक्स है, जो वो बुक सिखाती है, वो सभी चीजें मैंने यहाँ पर कंपाइल की है। तुम इस वीडियो का इंपॉर्टेंस जो है वो समझ सकते हो। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, तो तुम्हारी डेली लाइफ के लिए भी ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है, यू विल अंडरस्टैंड व्हेन द वीडियो इज अबाउट टू एंड। ठीक है जी, विद दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हम अभी 10th क्लास में, राइट, तो हमें एक जगह पर टाइम को लेकर रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक और चीज़ मैं तुमको बता दूं कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव भी मत बन जाना कि अरे यार ओ नो शिट, मुझे मेरे 15 मिनट वेस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अभी हमारी उम्र है, ठीक है, हम मस्ती करेंगे, तो हर दिन ऐसे बहुत कैलकुलेटिव होने की जरूरत है। अब देखो, ये जो वीडियो है ना, मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं बनाया ताकि तुम एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बन जाओ, नहीं, मैंने इसलिए बनाया है कि तुम एक सक्सेसफुल इंसान भी बनो साथ ही साथ। क्योंकि क्या है कि सिंपल सी बात है कि टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है जो हर एक इंसान को आनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि 10th में आपको ये वो करोगे तभी 98% आएंगे, वो बहुत अलग बात होगी। मैं ये इसलिए सिखा रहा हूं तुमको कि अगर आज टाइम मैनेज करना सीख गए तो ये स्किल आगे जाके बहुत काम आती है। भाई मैक्सिमम लोगों के अंदर टाइम मैनेजमेंट ही नहीं होता, इसलिए उनके काम नहीं हो पाते, इसलिए उनको फिर डिप्रेशन होता है, दिक्कत होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर एक बार टाइम मैनेजमेंट सीख गए तो फिर आप कोई भी काम कर सकते हो। ठीक है जी, अब यहाँ पर मैं तुमको एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव देता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनना। ठीक है, गौर से सुनना, अगर हेडफोन नहीं लगा तो हेडफोन लगा लो। तुम मुझे बताओ, ये जो नंबर तुम देख रहे हो क्या है? 24। ठीक, किसी का जर्सी नंबर नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है 24 घंटे, राइट। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर विराट कोहली, मतलब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कॉमा विराट कोहली, कॉमा कोई भी क्रिकेट प्लेयर, कॉमा कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, कॉमा कोई भी बड़ा आदमी, बड़ा ऑफिशियल, कॉमा कोई भी फुटबॉल प्लेयर। ठीक है, हर एक इंसान हो सकता है कि हमसे स्किल्स के मामले में, हो सकता है हमसे पैसों के मामले में बड़ा हो, ठीक है, लेकिन हम सबके पास में एक चीज कॉमन है, जो कि है ये 24 आवर्स। ठीक है, सभी की घड़ी में जब 12 बजते हैं तो उनके पास एक पूरा दिन होता है जो भी आज उनको काम करना है वो करने के लिए। इसका मतलब एक रिसोर्स हम सब में कॉमन है। फिर से एक बार मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस एक रिसोर्स को ध्यान से सुनना, ये लाइन जो मैं बोलूंगा ना, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। इस एक रिसोर्स को यूज करके ही उन्होंने वो चीजें प्राप्त की है जो उनके पास आज है। सोचो, विराट कोहली, रोनाल्डो, मेसी, कोई भी देख लो, कोई भी एक्टर देख लो, इन्हीं 24 घंटों इसी एक रिसोर्स को इस्तेमाल करके उन्होंने क्या क्या पाया? फेम पाया, उन्होंने पैसा पाया, ठीक है, उन्होंने स्किल्स पाई, उन्होंने रिस्पेक्ट पाई। सोच के देखो, सिर्फ इस एक रिसोर्स से। तो क्या ये एक रिसोर्स हमारे पास नहीं है? बिल्कुल है, सभी के पास कॉमन है वो तो। लेकिन जो इस रिसोर्स का सही इस्तेमाल करेगा उसको ये चीजें मिलेंगी, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगी। गेटिंग माय पॉइंट, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम सबको फेम, मनी, ये सब चाहिए, पर मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूं, बस सोच के देखो। सो दिस इज दैट वन रिसोर्स जो सबके पास कॉमन है, लेकिन सबको यूटिलाइज करना आ नहीं रहा। अब इसलिए मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही है कि बी अ लेजेंड, मैच अ लेजेंड। तुम ये समझो ना यार कि जो काम तुम कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुमको जो बनना है वो सोच लो आज ही कि मुझे अगर तुम्हें आगे जाके कुछ जो भी बनना है वो तुम आज हो, उस अकॉर्डिंग डिसीजंस लो, ठीक है।
उस अकॉर्डिंग चीजें करो। बी अ लेजेंड, मैच अ लेजेंड। तुम सोचो, फॉर एग्जाम्पल, मैं इसमें बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, पर मान लो कि आज दिन भर में विराट कोहली के पास में 50 काम है करने के लिए, ठीक है। हमारे पास में काम होते हैं, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल नल्ले बैठे हैं, हमारे पास काम तो है, बिना काम के तो हम बैठे नहीं, ठीक है। तो तुम्हारे पास भी कुछ ना कुछ काम होंगे, ठीक है। अगर विराट जितने एफर्ट्स डालने वाले हैं इसको कंप्लीट करने के लिए, अगर उसका हम 10% एफर्ट भी डाल देते हैं हमारे आज के कामों को कंप्लीट करने के लिए, ध्यान से मेरी बात को सुनना, तो हम 99% लोगों से आगे निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग ये भी नहीं कर रहे। सोच रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बी अ लेजेंड, मैच अ लेजेंड। मतलब तुमको दिक्कत क्या है ये सोचने में, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ओवर कॉन्फिडेंट बन जाओ, एटीट्यूड लेकर आ जाओ, पर तुमको दिक्कत क्या है ये सोचने में कि यार जो मैं बनने वाला हूं मैं वो बन चुका और मुझे आज डिसीजन उसके अकॉर्डिंग लेने हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, हमें टाइम का रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, जो इन सबको आता है। अब यार बहुत सारे बच्चे ना मुझे काफी समय से सवाल पूछ रहे हैं कि भैया क्या हमें रेफरेंस बुक्स लेनी चाहिए। तो देखो, मैंने एक चीज तुमको बोली है, रेफरेंस बुक्स आर टू अंडरस्टैंड योर एनसीईआरटी डीपली, ताकि आप और अच्छी तरीके से एनसीईआरटी समझ सको, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसके लिए मेरे हिसाब से आजकल यूट्यूब वीडियोस है, तो आप वो देख के पढ़ सकते हो। लेकिन एक चीज जो कि मैं रिकमेंड करता हूं कि आप लो, वो है क्वेश्चन बैंक्स। उसका रीजन ये है कि अभी तक पिछले साल तक क्या हो रहा था कि आपकी वही PYQs जैसे क्वेश्चन आते थे, पिछले साल में जैसे आ रहे हैं वैसे आते थे, और उसी तरीके से हम जो है वो अपनी प्रिपरेशन करते थे। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि इस साल से हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, राइट। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है नहीं PYQs में, जिनके अंदर आपके केस बेस्ड क्वेश्चन है, असोसिएशन रीजनिंग क्वेश्चन है। तो ये चीज़ का आइडिया, इन सवालों को प्रैक्टिस करने का आइडिया ढंग से आपको क्वेश्चन बैंक के थ्रू लगेगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी इस समय पर है कि आप क्वेश्चन बैंक लो, बिकॉज उसके अंदर आपको वो क्वेश्चन के टाइप प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा जो आपको और शायद कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन बैंक परचेज कर सकते हो, बहुत सारी अवेलेबल है। मैं पर्सनली ओसवाल रिकमेंड करते आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने टाइम पर भी ओसवाल ही यूज़ किया था, चाहे सैम्पल पेपर हो, मतलब हम तो सिर्फ सैम्पल पेपर लेते थे उस समय पे, तो सैम्पल पेपर हो, मैंने ओसवाल ही यूज़ किया है। नाम है, ब्रांड है, ट्रस्ट है, बहुत समय से चलता आ रहा है, हमारे सीनियर से भी ओसवाल ही यूज़ किया था, तो आप उससे इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी नियरेस्ट शायद स्टेशनरी शॉप पे आपको मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, बिकॉज ओसवाल इज़ अ प्रेटी फेमस नेम और सब लोग ऑफकोर्स जानते हैं, ठीक है। तो आप जा सकते हो, और अगर चाहो तो मैं अमेजॉन पर ढूंढ के नीचे लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हो, अगर इतनी गर्मी में बाहर नहीं जाना है तो। मैनेज कैसे करें टाइम, जो हम हमारे सारे काम कर सकते हैं, और इसीलिए अब आगे का जो पार्ट है वो पूरा इसी पे डेडिकेटेड है कि किस तरीके से आप अपना समय मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान, मैं तुमको सच्ची कह रहा हूँ, ये रॉकेट साइंस नहीं है, हमने फालतू कॉम्प्लिकेट कर दिया है इसको। सबसे पहले 3 चीज़ें, प्रायोरिटी, गोल और टाइम पास। मतलब क्या भैया, ये बड़े बड़े शब्द तो आपने बता दिए, मतलब क्या, प्रायोरिटी, गोल और टाइम पास, इसका मतलब क्या है। एक बहुत ही प्यारे एग्जांपल के साथ में एक चीज़ मैं तुमको समझाता हूँ। मान लो कि हमारे घर में कोई बीमार है, ठीक है, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन कोई बीमार है, ठीक है, और उसी सेम टाइम पर हमारे दोस्त के यहाँ पर पार्टी है। हम क्या करेंगे? क्या उस बीमार इंसान को छोड़ के पार्टी में चले जाएंगे, या फिर घर पर रुकेंगे, उसकी देखभाल करेंगे? ऑफ कोर्स। कौन सा शब्द यहाँ पर तुमको याद आ रहा है? प्रायोरिटी। मेरी प्रायोरिटी अभी ये है कि मैं जो भी बीमार है उनकी देखभाल करूं, पार्टियां कल होती रहेंगी। सो माय प्रायोरिटी इज टू टेक केयर ऑफ दैट पर्सन। सिमिलरली, आपके दिन में अगर आपके पास में करने के लिए 10 काम है ना, खुद सोचो ये 10 के 10 प्रायोरिटी नहीं है। इनमें से सिर्फ 3 ऐसे काम होंगे जो एट मैक्स टॉप प्रायोरिटी पे होंगे, हाई अलर्ट पे होंगे, अर्जेंट होंगे। इसके अलावा बाकी के 7 काम इतने इंपॉर्टेंट होंगे भी नहीं। लेकिन चूंकि हम हमारी प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाते हैं, हमें लगता है कि हमारे पास में दिन में करने के लिए 10 काम हैं। 10 काम कैसे होंगे ये सोच के एक भी काम नहीं हो पाता है, ठीक है। इसीलिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है, द वन थिंग, गेटिंग थिंग्स डन, बहुत सारी ऐसे बुक्स में लिखा हुआ है जिसके अंदर ये चीज साफ कही गई है कि अगर आपके पास में आज करने के लिए 10 काम है, पहले तो ये सेट करो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटाइज करो टास्क्स को। 10 के 10 काम इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 में से 3 काम इंपॉर्टेंट होंगे, वो आपकी प्रायोरिटी है। उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले वो करो, क्योंकि जब तक आप प्रायोरिटी वाले काम को टालते रहोगे ना, तब तक कोई मतलब नहीं है कुछ भी टास्क वास्क की लिस्ट बनाने का, क्योंकि प्रायोरिटी वाला काम तो अभी पहले करना होता है। और देखो ये लाइन मैंने इसलिए वहां से स्पेशली ली थी, हर किताब में ये लिखा हुआ है कि टू क्रिएट अ परफेक्ट टाइम टेबल, स्टार्ट बाय आइडेंटिफाइंग योर मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल और टास्क एंड ब्लॉक आउट टाइम स्पेसिफिकली फॉर दैट। मेरे आज दिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम मैं 4 से 6 में करने वाला हूं, तो मैंने अपना टाइम उसके लिए ब्लॉक कर दिया है। ये टाइम उसके लिए रिजर्व्ड है, ब्लॉक्ड है। अगर मैं उसको टाइम नहीं दे पा रहा हूं, मतलब वो प्रायोरिटी नहीं थी, ठीक है।
और तुम्हें पता है कि तुम्हारी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है क्या नहीं है। ओके भैया, आप थोड़ा सा इसको हमें अपनी पढ़ाई के टर्म्स में बताओ ना, मैं तुमको बिल्कुल बताता हूँ। ये देखो, मान लो कि हमारे पास में अभी आने वाले 2-3 दिनों में बहुत सारे टास्क हैं। तो मान लो कि परसों हमारी एक टेस्ट है, ठीक है, स्कूल में टेस्ट है जिसके हमारे नंबर जुड़ने वाले हैं, ठीक है। दूसरा, कल हमें असाइनमेंट सबमिट करना है जिसके भी हमारे मार्क्स जो है वो जुड़ने वाले हैं, ठीक है। और तीसरा, आज हमें कोचिंग में एक होमवर्क दिया गया था जो हमें पूरा करके लेके जाना था, राइट। ये 3 टास्क हमारे पास में है। अब हम इन 3 टास्क को प्रायोरिटाइज कैसे करें? मैक्सिमम बच्चों की यही दिक्कत होती है हमारे, जब हम तबाही 33 के अंदर भी जब हमने जूम सेशन लिए थे, मैक्सिमम बच्चों की यही दिक्कत थी कि मैं कोचिंग और स्कूल, मेरी टेस्ट है तो मैं कोचिंग का कैसे करूं। वही चीज़ मैं तुमको भी बता दूं। देखो, तुम सबसे पहले तो ये देखो कि सबसे ऊपर प्रायोरिटी में क्या आएगा। अगर तुम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो तो उससे रिलेटेड जो रिवॉर्ड है ना, उस पर फोकस करो। अगर आप टेस्ट पर ध्यान नहीं दोगे, ऐसे ही दे दोगे, तो कुछ नुकसान होगा। हाँ होगा। क्या होगा? मेरे मार्क्स कटेंगे जो मेरे फाइनल्स में जुड़ने वाले हैं। अच्छा जी, असाइनमेंट पे आओ। असाइनमेंट अगर टाइम पे सबमिट नहीं किया तो क्या मेरे मार्क्स कटेंगे? हाँ कटेंगे, जो कि फाइनल में जुड़ने वाले हैं। ट्यूशन पर आओ, कोचिंग पर आओ, ठीक है। कोचिंग का होमवर्क नहीं करने से मेरा क्या नुकसान हो सकता है? बस थोड़ी सी डांट पड़ सकती है शायद, लेकिन स्कूल के मार्क्स में, बोर्ड के मार्क्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी जो 2 हाई प्रायोरिटी वाले टास्क हैं वो ये हैं, राइट, वो ये है। अब इसमें भी अगर मान लो टेस्ट परसों है तो आप असाइनमेंट पर आज फोकस करोगे। आज का जो आपका प्रायोरिटी वाला ब्लॉक है आप इसको दोगे कि नहीं, मुझे 4 से 6 के बीच में असाइनमेंट पूरा करना है, ठीक है। इस तरीके से प्रायोरिटाइज करो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है प्रायोरिटी किसको दूं, तो उससे रिलेटेड रिवॉर्ड पर फोकस करो, है ना। मैं हर बार रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम बस यही देखो कि किससे क्या रिवॉर्ड मिलता है, पर अगर समझ नहीं पा रहे हो तो ये जरूर देखो कि अच्छा, कोचिंग के होमवर्क से मार्क्स तो नहीं मिलेंगे तो ठीक है, डांट खा लूंगा, थोड़ी सी टीचर को बोल दूंगा कि सर मैडम कल दे दूंगा आपको, मैं कल परसों मेरे स्कूल में टेस्ट है, ठीक। इस तरीके से प्रायोरिटाइज करो। क्यों नहीं हेल्प होगी तुम्हारी, सोचो। इसी तरह आप क्या करोगे, दिन भर में 10 टास्क लिख लोगे, है ना। उसमें से आपकी टॉप की 3 शायद 1-2 तो ये हो जाएगी कि 2 मेरी ये टॉप की टास्क हैं, इस पर मुझे आज ध्यान देना है। बाकी का फिर आपको हो सकता है कि साइंस में वो चैप्टर पढ़ना है, सोशल में वो चैप्टर पढ़ना है, मैथ्स में वो चैप्टर करना है, तो वो आप लिस्ट लिख सकते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम स्टडीज भी आपके कुछ ना कुछ काम होगी, वो भी आप लिख सकते हो, लेकिन टॉप प्रायोरिटी पे आप इन दोनों को लिखोगे, है ना, कि थोड़ा आज मुझे टेस्ट के लिए भी पढ़ना है जो मेरी परसों है, और पूरा असाइनमेंट आज करना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमारी बहुत बड़ी और बहुत गंदी आदत है कि हम किसी भी चीज से रिलेटेड टाइम कभी भी नहीं लिखते हैं। तुमने मान लो लिख दिया कि मुझे आज, मेरे टास्क लिस्ट है तुम्हारी, असाइनमेंट करना है, ठीक है, उसके बाद में टेस्ट के लिए चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ना है। ये बहुत ही इनकम्प्लीट सी टास्क लिस्ट है। क्यों? क्योंकि तुम सोचो कि तुमने बस बोल दिया कि असाइनमेंट करना है, कब करना है, कितना समय लगेगा। अगर तुम्हें ये नहीं पता कि कितना समय लगेगा तो क्या होगा पता है, जहां पर असाइनमेंट तुम्हारा 2 घंटों में कंप्लीट हो सकता था ना, ये 4 घंटे ले लेगा। क्यों? क्योंकि तुमने एक टाइम ब्लॉक नहीं किया कि इतने टाइम में मुझे असाइनमेंट फिनिश करना है, क्योंकि मुझे और काम भी करनी है ना। इस कारण से हर एक टास्क के लिए एस्टिमेटेड टाइम लिखो। मैं तुमको ये नहीं बोल रहा हूँ कि 4 से 5 PM में मैं करूंगा, 5 से 6 PM में ये करूंगा, बकवास है वो चीज़। मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि हर एक टास्क को करने में समय कितना लगेगा वो देखो। 1 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, देखो कितना समय लगेगा और उसके आगे लिख दो, है ना। जैसे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मैंने लिख दिया, अब पर चैप्टर 1 चैप्टर 2 में कितना समय लगेगा? हो सकता है चैप्टर 1 थोड़ा सा बड़ा हो तो 1.5 घंटा लग सकता है, हो सकता है चैप्टर 2 बहुत छोटा हो तो शायद 45 मिनट में खत्म हो जाए। अब आ रही क्लैरिटी, 2 घंटा इसमें, 1.5 घंटा इसमें और 45 मिनट इसमें, है ना। अब आ रही क्लैरिटी कि इतना समय मुझे लगेगा। हाँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, पर अब तुम्हारे पास में है ना कि यार जब मेरे को इन्हीं तीनों कामों को करने में 4-5 घंटे लग जाएंगे तो अब मैं और काम कैसे करूंगा। तो अब अपने आप ही खुद से ही टास्क लिस्ट में से नीचे के 5 काम काट दोगे कि ये तो आज नहीं होने, ये तो कल करूंगा, ठीक है। अब समझ में आ रहा है, टास्क लिस्ट में ये इंपॉर्टेंट काम थे, ये तो हो रहे हैं आज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सारे काम इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ये बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है, बहुत सारे ऑथर्स ने ये चीज बोल रखी है, बहुत सारे टॉप के लोगों ने ये चीज बोल रखी है कि आपके दिन में आज अगर 10 काम है तो 10 इंपॉर्टेंट नहीं है। शुरुआत के 3-4 इंपॉर्टेंट अगर वो भी हो गए
तो भी आपने दिन में अपना गोल अचीव कर लिया। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बफर टाइम। अब हम क्या करते हैं, हमारी टास्क लिस्ट तो बना ली, ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, और पूरा दिन एक दिन जो है हम लोगों ने क्या किया, सॉरी एक घंटा जो है वो हमने क्या कर दिया, बिल्कुल असाइन कर दिया कि इतना ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा। मतलब हमने कुछ भी बफर टाइम नहीं छोड़ा। देखो जिंदगी बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती है, हर दिन कुछ नया काम आपको आ सकता है, इमरजेंसी आ सकती है, कोई अर्जेंसी आ सकती है, इसीलिए हर दिन बफर टाइम छोड़ना ज़रूरी है कि अगर कभी गलती से मुझे आज कोई काम आ गया, ठीक है, तो मैं वो बफर टाइम में कर सकता हूं, या फिर अपने काम को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करके मेरा बफर टाइम अभी बना सकता हूं, है ना। इसीलिए रोज बफर टाइम होना चाहिए मेरे पास में कि यार 1-1-1.5 घंटे मेरे पास में है। मतलब मैं अगर कुछ और करना है मुझे एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट है, आज एकदम से आ गया जो मुझे पता नहीं था कि आने वाला है, राइट, क्योंकि हो सकता है कि तुमने आज सोच रखा है कि ये 3 काम मैं करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट है, अब एक चौथा काम आ गया जो आज ही आया, तुम्हें पहले पता नहीं था, करना तो पड़ेगा ना, वो 3 काम भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अब ये कब करोगे। इसीलिए बफर टाइम रोज होना चाहिए कि भैया एक बफर टाइम मेरे पास में है, मैं इसमें अपने बाकी के जो अर्जेंट आज के काम है वो कर सकता हूँ। नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, पूरी रोटी मत खाओ। मतलब जब तुम खाना खाते हो, एक रोटी मान लो, अब एक जब रोटी हम खाते हैं तो उसके टुकड़े करके खाते हैं ना, कि पूरी रोटी एक साथ खा जाते हैं, नहीं, टुकड़े करके खाते हैं। मतलब हम एक बड़ी, ध्यान से समझना, इसी में सारा आंसर है, एक बड़ी रोटी को टुकड़े कर करके खाते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास में एक बड़ा टास्क है तो क्या वो सारा एक साथ करने बैठ जाओगे, नहीं, उसको ब्रेक करोगे टास्क से। जैसे कि अब तुम कहते हो परसों टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, बहुत ही इनकम्प्लीट टास्क है। टेस्ट प्रिपरेशन मतलब क्या, अच्छा 2 चैप्टर करने हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2। अच्छा चैप्टर 1 में कितने टॉपिक हैं, 6 टॉपिक हैं, ओके। और चैप्टर 2 में कितने टॉपिक हैं, इसमें भी 6 टॉपिक है मान लो, दोनों में 6 टॉपिक आ रहे हैं, ओके। मेरी टेस्ट कब है, परसों है, तो आज मैं इस चैप्टर के 6 टॉपिक कर लूंगा, कल मैं इस चैप्टर के 6 टॉपिक कर लूंगा, ठीक है, खत्म बात। अभी सेम चीज़ ना, अभी थोड़े दिनों पहले अगेन जूम सेशन हुआ था हमारे कोर्स में, तो उसमें बच्चे ने यही चीज़ सेम चीज़ पूछी थी कि भैया मेरा कोचिंग का होमवर्क है, ये है वो है, परसों स्कूल में टेस्ट है। मैंने कहा तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो उसने खुद नहीं बोला भैया परसों टेस्ट है उसके मार्क्स जुड़ेंगे। तो मैंने कहा कोचिंग के होमवर्क से मार्क्स जुड़ेंगे, तो कहता नहीं भैया पर वो कोचिंग वाली मैम डांटती है। मैंने कहा तुमको क्या लगता है, तुमको क्या करना है, तुम्हें डांट से बचना है फिर तुम्हें स्कूल में मार्क्स लाने हैं। तो कहता भैया स्कूल में मार्क्स लाने हैं। तो मैंने कहा सभी आंसर तो तुमने खुद नहीं दे दिए। तो फिर वो हंसने लग गया, वो था हाँ भैया बात तो सही है। तो आंसर तुम्हारे पास में है, देखो ये जितनी भी किताबें होती हैं सब कुछ होता है ना, व्हाट इज इट, एक बुक है अगेन बुक की बात कर रहा हूँ, द एल्मेनाक ऑफ नवल रविकांत। उसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि यार जो थॉट्स होते हैं ना, मतलब बेसिकली बुक क्या है, किसी और के थॉट्स को बुक में लिखा गया है और वो हम पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली हम किसी और के थॉट्स को पढ़ रहे हैं, राइट। तो ऐसे हमारे दिमाग के अंदर भी बहुत सारे थॉट्स होते हैं जो कि हमको बैक ऑफ द माइंड चल रहे होते हैं पर हमको पता नहीं होता। हम हर चीज़ का आंसर जानते हैं, हमको पता है सही क्या गलत क्या, लेकिन हम चाहते हैं कोई और हमको आके वो चीज़ बताए। वही चीज़ अगर बुक में छपी होगी ना, हम तुरंत मान लेंगे हाँ हाँ सही है, लेकिन वही चीज़ खुद जब सोचेंगे तो नहीं सोच पाएंगे, है ना। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा, गेट द बैड हैबिट, ठीक है, सॉरी कैच द बैड हैबिट, गेट रिड ऑफ द बैड हैबिट। देखो हमारी सबकी लाइफ में एक ऐसी गंदी आदत है जिसके कारण हमारा मैक्सिमम टाइम वेस्ट जाता है, ठीक है। एक ऐसी गंदी आदत है, आपको वो आदत आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। आपका ये टास्क है, आपका समझ लो कि अगले 1-2 दिन का टास्क है, क्योंकि ऐसे एक दिन में समझ में नहीं आएगा, आपको शायद 3-4 दिन लगेंगे, तो अगले 3-4 दिन का टास्क मान लो ये है, आपको आइडेंटिफाई करना है, नोट डाउन करना है बस। देखो ज़्यादा कैलकुलेटिव अपने को चलना नहीं है, स्टार्टिंग में तुमको पता है, पर नोट डाउन करना है। अभी तो क्या अगर छुट्टियाँ चल रही हैं तो बात अलग है, पर इन जनरल भी तुम नोट डाउन जरूर से करना। एक चाहे तो लिख लेना कि यार मेरा सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ जा रहा है, फ़ोन में जा रहा है, सोने में जा रहा है, गप्पे लड़ाने में जा रहा है, बात करने में जा रहा है, चैटिंग में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तुम्हें ये नोट डाउन करना है ना कि मेरा सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पर जा रहा है। अब मान लो कि ये 5 चीज़ें हैं, है ना, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम तुम्हारा इसमें जा रहा है, ओके। अगर ये चीज़ तुम्हारे लिए काम की है, प्रोडक्टिव बनाती है तुमको, तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाती है, तो फिर करते रहो। लेकिन अगर ये एक ऐसी चीज़ है जो तुमको नुकसान पहुंचाती है, ठीक है, तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, तो हमें इसे कट डाउन करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना प्लीज़, इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि यार आपके लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको अच्छा इंसान बना रही है या फिर जो कि आपको स्पॉइल कर रही है। और ये बैड हैबिट अपने को पता होनी चाहिए
इसलिए रोज के बेसिस पर देखो कि तुम सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करते हो। फ़ोन पे कर रहे हो, ज़्यादा फ़ोन चलाना, उसमें अगर तुम काम की बातें देख रहे हो तो फिर एक अलग बात होगी, लेकिन अगर फ़ोन पर टाइम पास कर रहे हो तो बुरी बात हो गई, ठीक है। जैसे कि मान लो तुम्हारे दिन भर में 5 घंटे तो फ़ोन पे ही जा रहे हैं, है ना, और फालतू की चीज़ों में जा रहा है XYZ, फिर तो गड़बड़ वाली बात है ना। फिर तो हमें इसे कट डाउन करना पड़ेगा। तो पहले बैड हैबिट को भी हमको कैच करना पड़ेगा, जिसके कारण हमारा मैक्सिमम टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इससे आपको आधी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी कि मेरा टाइम वेस्ट कहाँ पर होता है। कोई तो ऐसी एक बैड हैबिट होगी जिसके कारण आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा। अगर एक बार वो सॉर्ट हो गई तो आपका बहुत सारा टाइम बच भी जाएगा। तो बस विद दैट बीइंग सेड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर सकते हो, बिकॉज इसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारी ज्ञान की बातें की है। विद दैट बीइंग सेड, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ में। अगर आप चाहते हो तो सब्सक्राइब करके फैमिली का पार्ट बन सकते हो। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, वर्चुअल झप्पी।